योम तोप। मैं एमिल दुर्खीम हूं। सोशियो एक्सप्लोरेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको अपने जीवन की यात्रा पर ले चलूंगा और समाज शास्त्र के क्षेत्र में दिए गए अपने प्रमुख योगदानों को उजागर करूंगा। मैं जन्मा था 15 अप्रैल 1868 को फ्रांस के लोरेन क्षेत्र में स्थित एक शांत कस्बे एपिनाल में। मेरा प्रारंभिक जीवन परंपराओं से प्रभावित था। मेरे पिता और दादा दोनों रब्बी यहूदी धर्मगुरु थे और यह माना जा रहा था कि मैं भी यही मार्ग चुनूंगा। लेकिन मेरी राह कुछ और थी। मैं धार्मिक रीति रिवाजों की बजाय समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की ओर आकर्षित हुआ। आज मुझे कई उपाधियों से जाना जाता है। आधुनिक समाजशास्त्र के जनक, फ्रांसीसी समाजशास्त्र के पिता, कार्यात्मकता फंक्शनलिज्म के अग्रदूत और शास्त्रीय समाजशास्त्र के संस्थापक नेताओं में से एक, ये उपाधियां केवल सम्मान सूचक नहीं हैं, बल्कि यह दर्शाती हैं कि मैंने किस प्रकार समाज के अध्ययन को एक सुसंगठित और अनुभवजन्य एम्पिरिकल विज्ञान में बदलने में योगदान दिया। मैं मानता था कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, लेकिन मेरी यात्रा की शुरुआत बहुत ही सरल और पारंपरिक परिवेश से हुई थी। मेरे पिता मोइस दुर्खीम एक प्रतिष्ठित रब्बी यहूदी धर्मगुरु थे और मेरे कई पूर्वज भी इसी परंपरा में थे। स्वाभाविक रूप से मुझसे भी यही अपेक्षा की जा रही थी कि मैं इसी धार्मिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैंने अपने प्रारंभिक वर्ष धार्मिक अध्ययन में डूबे हुए बिताए। हिब्रू ग्रंथों का अध्ययन किया, पवित्र परंपराओं को आत्मसात किया और यहूदी जीवन शैली की लय में जीना सीखा। हालांकि मैंने बाद में धार्मिक मार्ग को छोड़ दिया, लेकिन उन शिक्षाओं का प्रभाव मुझ पर हमेशा बना रहा। उन्होंने मुझे नैतिकता के प्रति गहरा सम्मान, अनुशासन की महत्ता और पवित्रता व सामूहिक चेतना जैसी अवधारणाओं के प्रति रुचि दी, जो आगे चलकर मेरे समाज शास्त्रीय सिद्धांतों की मूल आत्मा बनी। लेकिन बचपन में ही मेरे भीतर एक बेकल जिज्ञासा करवट लेने लगी थी। यद्यपि मैंने अपनी विरासत को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा, मेरा मन धीरे धीरे धार्मिकता से हटकर धर्मनिरपेक्ष दुनिया की ओर आकृष्ट होने लगा। तर्क, आलोचनात्मक सोच और मानव समाज के क्षेत्र की ओर। यह यात्रा वास्तव में तब आरंभ हुई जब मैंने एपिनाल छोड़ दिया और नैन्सी के लिसे लाइसे में पढ़ाई शुरू की और बाद में पेरिस के प्रतिष्ठित एकोल नॉर्माल सुपेरियोर में प्रवेश लिया। एकोल में मैंने विचारों के महान दिग्गजों कोम्त, कंट और मोंटेस्क्यू से परिचय पाया। वहां का बौद्धिक वातावरण विद्युत सा ऊर्जावान था। हालांकि मेरी औपचारिक शिक्षा दर्शनशास्त्र में थी, मैं धीरे धीरे एक ऐसी दिशा में आकर्षित होने लगा जो अधिक तत्काल, अधिक अनुभवजन्य थी, और वह थी सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन। मैं अब उस क्षेत्र की कल्पना करने लगा था जिसे आगे चलकर दुनिया समाजशास्त्र के नाम से पहचानेगी। मेरे प्रारंभिक शैक्षणिक वर्ष सरल और शांत शहरों में बीते, सेंस और सेंट क्वांटिन जैसे स्थानों में। जहां मैं दर्शनशास्त्र पढ़ाता था, पेरिस की चमक दमक और चर्चा से बहुत दूर। लेकिन वर्ष 1837 में मुझे बोर्दो विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया। यह एक साहसिक और नया कदम था, क्योंकि उस समय कोई स्पष्ट रूप से नहीं जानता था कि सामाजिक विज्ञान वास्तव में क्या होता है, और यहीं से मैंने एक नया क्षेत्र गढ़ना शुरू किया। मैंने समाज को विज्ञान की दृष्टि से समझने की कोशिश की, न केवल विचारों या मतों से, बल्कि तथ्यों, तुलनाओं और अनुभवजन्य प्रमाणों के आधार पर। मैं यह दिखाना चाहता था कि समाज अपने आप में एक वास्तविकता है, जिसे उसी गंभीरता से समझना चाहिए जैसे हम प्रकृति के नियमों को समझते हैं। बोर्दो में मैंने समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं को आकार देना शुरू किया। मेरा तर्क था कि समाज केवल व्यक्तियों का एक समूह नहीं है, बल्कि यह एक संरचना है, एक प्रणाली है और अपने आप में एक सामाजिक शक्ति है। वर्ष 1893 में मैंने अपनी पहली महत्वपूर्ण कृति समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी प्रकाशित की। इसमें मैंने पहली बार सामाजिक एकजुटता, सोशल सॉलिडेरिटी की अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें दो प्रकार बताए:
यांत्रिक एकजुटता, मैकेनिकल सॉलिडैरिटी, जो पारंपरिक समानता पर आधारित समाजों में पाई जाती है। कार्बनिक एकजुटता, ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी, जो आधुनिक विविध भूमिकाओं वाले समाजों में उत्पन्न होती है। 2 वर्ष बाद 1895 में मैंने समाज शास्त्रीय विधि के नियम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, प्रकाशित किया। इसमें मैंने दृढ़ता से कहा कि समाजशास्त्र को एक कठोर अनुभवजन्य विज्ञान के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। इसका केंद्र बिंदु होगा सामाजिक तथ्य, सोशियल फैक्ट्स, ऐसी चीजें जो व्यक्ति से बाहर होती हैं लेकिन उसके व्यवहार को आकार देती हैं। लेकिन मेरी सबसे प्रभावशाली और साहसिक कृति थी आत्महत्या, सुइसाइड, 1829 में। इसमें मैंने यह दिखाया कि आत्महत्या जैसा गंभीर और निजी निर्णय भी सामाजिक पैटर्न का पालन करता है। हर एक व्यक्तिगत त्रासदी के पीछे छिपे होते हैं बड़े सामाजिक कारण, अलगाव, आइसोलेशन, नैतिक भ्रम, मॉरल कंफ्यूजन और सामाजिक विघटन, अनोमी। मैं इंसानी दुख को कम नहीं आंक रहा था, मैं उसकी जड़ को समझना चाहता था ताकि हम उससे जूझ सकें, न कि केवल उसे सहें। उसी वर्ष मैंने विवाह किया लुईस ड्राइफुस से, जो एक बुद्धिमान और समर्पित जीवन संगिनी थीं। हमारे 2 बच्चे हुए। यद्यपि मैं अक्सर शिक्षण और लेखन में पूरी तरह डूब जाया करता था, मेरा परिवार मेरे लिए संतुलन, सुकून और मौन शक्ति का स्रोत बना रहा। लेकिन जीवन में एक गहन त्रासदी ने मुझे झकझोर दिया जब मेरे प्रिय पुत्र आंद्रे, जो प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में लड़े, युद्ध में मारे गए। उनकी मृत्यु ने मुझे ऐसे गहरे घाव दिए जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। मैं कभी पूरी तरह से उबर नहीं सका। वर्ष 1902 में मुझे सोरबोन विश्वविद्यालय में नियुक्त किया गया, जहां मैंने फ्रांस में समाजशास्त्र की पहली आधिकारिक पीठ संभाली। यहीं से समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और सम्मानित शैक्षणिक अनुशासन के रूप में मान्यता मिलने लगी। मैंने लन्य सोशियोलॉजिक नामक एक शोध पत्रिका की स्थापना की, जो जल्द ही एक बौद्धिक आंदोलन का केंद्र बन गई। मेरे आसपास प्रतिभाशाली शिष्य एकत्र होने लगे, उत्साही, गहन चिंतनशील और समाज के प्रति संवेदनशील। वे मेरे कार्य को आगे ले जाने वाले दीपक बने, जिन्होंने मेरे विचारों को नए युग तक पहुंचाया। मैं हमेशा मानता था कि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज का नैतिक आधार है। नैतिक विकास और नागरिक एकता के लिए शिक्षा सबसे आवश्यक साधन है। मेरी दृढ़ मान्यता थी कि जैसे व्यक्तियों के पास आत्मा होती है, वैसे ही समाजों के पास भी एक सामूहिक आत्मा, कलेक्टिव कॉन्शियंस होती है। एक साझा चेतना जो लोगों को जोड़ती है, एक समुदाय बनाती है। और मुझे हमेशा इस बात का भय रहा कि जब यह नैतिक बंधन टूटने लगे, तब समाज बिखरने के कगार पर आ सकता है। महान युद्ध ने उस सब को तोड़कर रख दिया जिसे बचाने और समझने में मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। यूरोप की नैतिक संरचना जैसे बिखर गई थी, इतनी गहराई से मानो उसे फिर से जोड़ पाना असंभव हो। मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। 15 नवंबर 1917 को पेरिस में मेरा निधन हुआ। शोकग्रस्त, थका हुआ, लेकिन एक गर्व के साथ। गर्व इस बात का कि मैंने अपना जीवन इस समझ में लगाया कि समाज को एकजुट रखने वाली शक्तियां कौन सी हैं, इस आशा में कि यदि हम इन्हें जानें तो हम उन्हें बचा भी सकें। मैंने एक ऐसे युग में जीवन जिया जहां समाज तीव्र परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा था। इन अनुभवों ने मुझे यह सोचने पर विवश किया कि समाज को अब केवल अटकलों या नैतिक उपदेशों से नहीं समझा जा सकता। अब समय आ गया था कि समाज का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाए, और इसीलिए मैंने अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया कि मैं उन गहन संरचनाओं, शक्तियों और कार्यों को उजागर कर सकूं जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती हैं, उसे आकार देती है। अब मैं आपके साथ साझा करता हूं मेरा पहला और मूलभूत सिद्धांत, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत, थियरी ऑफ सोशल फैक्ट्स। जब मैं सामाजिक तथ्य की बात करता हूं तो मेरा आशय उन तरीकों से है जिनके अनुसार हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं, जो व्यक्ति के बाहर होते हैं फिर भी उस पर प्रभाव डालते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं।
ये व्यवहार हमारे भीतर जन्म नहीं लेते, बल्कि समाज इन्हें हम पर थोपता है। वे सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियस का हिस्सा होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थान, समय और व्यक्ति से परे विद्यमान रहते हैं। सोचिए, वे कानून जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, वे नैतिक मानक जो सही और गलत की हमारी समझ गढ़ते हैं, वे रीतियां और परंपराएं जिन्हें हम बिना सवाल किए निभाते हैं, और वह भाषा जिसमें हम सोचते और संवाद करते हैं, इनमें से कोई भी किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। ये सभी हमारे जन्म से पहले मौजूद थे, हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं और हमारे जाने के बाद भी बने रहते हैं। यही कारण है कि मैंने कहा, समाज केवल व्यक्तियों का योग नहीं है, यह एक स्वतंत्र यथार्थ है, अपनी शक्तियों और संरचनाओं के साथ। सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत चेतना से बाहर होते हैं और अनिवार्य होते हैं। इसका अर्थ है कि वे हमें प्रभावित करते हैं, चाहे हम उन्हें पहचानें या नहीं। मैंने जोर दिया कि इन तथ्यों का अध्ययन वस्तुओं, थिंग्स की तरह किया जाना चाहिए, उसी वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी और कठोरता, रिगर के साथ, जैसे हम भौतिक विज्ञान में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि उस युग के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक मानते थे कि सारा व्यवहार व्यक्ति की इच्छा या आंतरिक स्थिति से समझाया जा सकता है। पर मेरा विश्वास था, और आज भी है, कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान होना चाहिए जो समाज को कल्पनाओं से नहीं, बल्कि उन अदृश्य तथ्यों और शक्तियों के निरीक्षण से समझे जो हमारी सामूहिक जीवन प्रणाली को चुपचाप संचालित करती हैं। यही था मेरा उद्देश्य, कि मैं समाज की उस भीतरी संरचना को उजागर कर सकूं जो हमारी जिंदगी के पीछे मौन रहकर काम करती है। अपने प्रारंभिक कार्यों में, विशेषकर समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1873 में, मैंने उस बुनियादी शक्ति को समझने का प्रयास किया जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, अर्थात सामाजिक एकजुटता, सोशल कोहिजन। वह कौन सी शक्ति है जो व्यक्तियों को एकजुट करके एक संगठित समाज का निर्माण करती है? मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह शक्ति है एकजुटता, सॉलिडेरिटी, जो कि समाज का नैतिक गोंद है। लेकिन यह एकजुटता हर समाज में एक सी नहीं होती, बल्कि यह समाज की संरचना और जटिलता के आधार पर रूप बदलती है। यांत्रिक एकजुटता, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, सरल पारंपरिक समाजों में जहां लोग समान कार्य, समान विश्वास और समान जीवन शैली साझा करते हैं, वहां यांत्रिक एकजुटता का वर्चस्व होता है। ऐसे समाजों में व्यक्ति समूह से पूर्णतः अलग नहीं होता, बल्कि उसकी पहचान सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियस में घुल मिल जाती है। यह एकजुटता समानता से उत्पन्न होती है। लोग एक जैसे हैं, इसलिए वे एक साथ खड़े रहते हैं। जैविक एकजुटता, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। लेकिन जैसे जैसे समाज जटिल होता जाता है, औद्योगिकृत, विविध और विशिष्टीकृत, वहां एक नई किस्म की एकजुटता जन्म लेती है, जैविक एकजुटता, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। अब समाज की एकता समानता से नहीं, बल्कि भिन्नता और परस्पर निर्भरता से आती है। अब लोग किसान, शिक्षक, अभियंता, चिकित्सक, कलाकार आदि के रूप में विशेष भूमिकाएं निभाते हैं और एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। यह बात विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन आधुनिक समाजों में वास्तव में हमारी अंतरता ही हमें एक दूसरे से जोड़ती है। श्रम विभाजन एक नैतिक तत्व है। मैंने यह स्पष्ट रूप से कहा। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह लोगों के बीच नैतिक संबंध बनाता है, क्योंकि अब हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, और यही नवीन एकजुटता का स्रोत बनता है। समाज जब बदलता है तो वह अपनी एकजुटता नहीं खोता, वह केवल उसका रूप बदलता है। यांत्रिक एकजुटता अब जैविक एकजुटता का स्थान लेती है, और यद्यपि उनका स्वरूप भिन्न होता है, उनका महत्व उतना ही आवश्यक बना रहता है। मेरे लिए यह केवल यह बताने का प्रयास नहीं था कि समाज कैसे काम करता है, बल्कि यह समझाने का भी प्रयास था कि बोनिप्पो, वह इतनी विविधता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बावजूद एक साथ कैसे बना रहता है। जब मैंने अपनी कृति आत्महत्या, सुसाइड 1877 में
आत्महत्या के सामाजिक कारणों की गहराई से पड़ताल की तो मैंने एक ऐसी स्थिति को उजागर किया जिसे मैंने नाम दिया एनोमी, अनुमय, अर्थात एक ऐसी स्थिति जहां समाज में नैतिक नियम और मानक टूट जाते हैं या पूरी तरह गायब हो जाते हैं। मेरे लिए एनोमी केवल एक शब्द नहीं था, यह था एक चेतावनी सूचक, एक संकेत कि समाज के ताने बाने में कोई गहरा विकार उत्पन्न हो चुका है। एनोमी, सामाजिक नियमों का विघटन। जब समाज तीव्र बदलावों से गुजरता है, जैसे औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अचानक आया हुआ समृद्धि या आर्थिक पतन, या संस्कृति और मूल्यों में तेज विचलन, तो वह नैतिक ढांचा जो हमें यह बताता है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या सीमाएं हैं, क्या अपेक्षाएं, धीरे धीरे घुलने लगता है। अब व्यक्ति न तो अपना स्थान पहचान पाता है, न अपना लक्ष्य और न ही अपनी सीमाएं। स्थिर समाज बनाम एनोमिक समाज। एक स्थिर समाज में सामाजिक मानदंड व्यक्ति को नैतिक मार्गदर्शन देते हैं, वे हमें दिशा, पहचान और नियंत्रण प्रदान करते हैं। लेकिन एक एनोमिक समाज में व्यक्ति असीमित इच्छाओं, अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं और भीतर से उपजी परायापन की भावना में डूब जाता है। एनोमी का अर्थ यह नहीं कि लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं होता, बल्कि यह कि उनके पास बहुत अधिक लक्ष्य होते हैं, जिनके पीछे कोई ढांचा, कोई सीमा और कोई सामाजिक संयम नहीं होता। यह स्थिति व्यक्ति को एक भीतर से खालीपन, हताशा और कभी-कभी आत्महत्या की ओर भी ले जाती है। एनोमी व्यक्तिगत भावना नहीं, सामाजिक रोग। मेरे लिए एनोमी एक सामाजिक विकृति, सोशल पैथोलॉजी थी, एक ऐसी स्थिति जहां समाज नैतिक नियंत्रण की अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल हो जाता है। ये कोई व्यक्तिगत भावना मात्र नहीं थी, बल्कि यह था समाज की नैतिक संरचना के विघटन का संकेत। मैंने इस अवधारणा को केवल आत्महत्या को समझाने के लिए नहीं, बल्कि इस गंभीर सत्य को उजागर करने के लिए प्रस्तुत किया। जब नैतिक व्यवस्था टूटती है तो व्यक्ति पीड़ित होता है और समाज धीरे धीरे बिखरने लगता है। सामाजिक विज्ञान का कार्य केवल अवलोकन करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि वह ऐसे सामाजिक विकारों की पहचान करे और सामूहिक जीवन में नैतिक संतुलन को बहाल करने के रास्ते सुझाए। यही मेरा उद्देश्य था, यही समाजशास्त्र का नैतिक उत्तरदायित्व है। जब मैंने आत्महत्या का अध्ययन करना शुरू किया, उस समय अधिकांश लोग इसे केवल एक व्यक्तिगत निर्णय मानते थे, एक ऐसा कृत्य जो मानसिक तनाव, अकेलेपन या निजी दुखों से उत्पन्न होता है। लेकिन मैंने एक भिन्न प्रश्न उठाया, क्या आत्महत्या वास्तव में केवल व्यक्ति की ही बात है, या फिर इसके पीछे समाज की भी कोई भूमिका होती है? मेरी कृति आत्महत्या, सुइसाइड 1897 में मैंने इस त्रासदी को एक सामाजिक घटना, सोशल फिनोमेनॉन के रूप में देखा, न कि केवल एक निजी निर्णय के रूप में। मैंने विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और सामाजिक समूहों के आत्महत्या दर की तुलना की, और तब मैंने देखा कि इन दरों में ऐसे नियमित पैटर्न थे जिन्हें केवल व्यक्ति की मनःस्थिति से समझाया नहीं जा सकता था। मेरी खोज यह थी, आत्महत्या का मुख्य कारण यह है कि लोग समाज में कितने अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और कितनी स्पष्ट रूप से उनका जीवन सामाजिक रूप से नियमन, रेगुलेटेड किया गया है। मैंने आत्महत्या के 4 प्रकार पहचाने। प्रत्येक प्रकार समाज के संतुलन में एक विशेष विकृति से उत्पन्न होता है। 1. अहमवादी आत्महत्या, ईगोइस्टिक सुइसाइड। यह तब होता है जब व्यक्ति समाज से बहुत कम जुड़ा होता है। जब लोग परिवार, धर्म या समुदाय से कट जाते हैं तो वे उस अर्थ और उद्देश्य को खो देते हैं जो ये संबंध प्रदान करते हैं। मैंने देखा कि यह आत्महत्या प्रोटेस्टेंटों में अधिक होती है बनिस्बत कैथोलिकों के, क्योंकि प्रोटेस्टेंट जीवन शैली अधिक व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तिगत होती है, जबकि कैथोलिक परंपरा में सामूहिकता और अनुशासन अधिक होता है। 2. परोपकारी आत्महत्या, एल्ट्रुइस्टिक सुइसाइड। यह एकदम विपरीत स्थिति है। यह तब होती है जब व्यक्ति समाज में इतना अधिक घुल मिल जाता है कि उसकी अपनी पहचान मिट जाती है। सोचिए उस सैनिक की जो देश के लिए जान देता है, या उस वृद्ध व्यक्ति की जो किसी आदिवासी परंपरा में समुदाय की भलाई के लिए जान दे देता है। यह आत्महत्या अत्यधिक एकीकरण,
एक्सेसिव इंटीग्रेशन से उत्पन्न होती है, जहां समूह की भलाई में स्वयं का अस्तित्व तिरोहित हो जाता है। 3. एनोमिक आत्महत्या, एनोमिक सुइसाइड। ये आत्महत्या नैतिक नियमों के विघटन से उत्पन्न होती है, जिसे मैंने पहले एनोमी एनोमाइए कहा। जब समाज स्पष्ट दिशा नहीं देता, जैसे कि अचानक मिली समृद्धि या आर्थिक संकट के दौरान, तो व्यक्ति खुद को उलझन और दिशाहीनता में पाता है। अब उसकी इच्छाएं असीमित हो जाती है, उसके लक्ष्य अस्थिर, और वह निराशा की गर्त में गिर जाता है। 4. घातक आत्महत्या, फैटलिस्टिक सुइसाइड। यह दुर्लभ है, लेकिन फिर भी वास्तविक है। यह तब होती है जब व्यक्ति को बहुत अधिक नियंत्रण और दमन में रखा जाता है, जब भविष्य इतना दबावपूर्ण और अवरुद्ध हो जाता है कि उसमें कोई आशा नहीं बचती। कैदी, दास या अत्यंत दमनकारी संस्थानों में रहने वाले व्यक्ति इस आत्महत्या के शिकार हो सकते हैं। आत्महत्या, समाज का दर्पण मेरे शोध का सार यह था। आत्महत्या केवल एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं है, यह समाज की सेहत का दर्पण है। मैंने सिद्ध किया कि यदि हम इन सामाजिक शक्तियों को समझें, तो हम न केवल आत्महत्याओं को रोक सकते हैं, बल्कि एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां जीवन अर्थपूर्ण, संयमित और संतुलित हो। मेरे समस्त कार्यों में मैं बार बार एक केंद्रीय सत्य पर लौटता रहा। समाज केवल व्यक्तियों का संग्रह नहीं है, उसकी अपनी आत्मा होती है। मैंने इसे कहा सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियंस। एक समाज के सभी सदस्यों द्वारा साझा किए गए विश्वासों, नैतिक मूल्यों और सामाजिक आदर्शों का संपूर्ण समुच्चय। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। न केवल यह निर्धारित करती है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं, बल्कि यह भी कि हम कैसे सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। जब हम एक होते हैं, हम कुछ और होते हैं। जब हम किसी रिवाज, कानून या सामूहिक परंपरा में भाग लेते हैं, तो हम केवल व्यक्तिगत रूप से क्रियाशील नहीं होते, बल्कि हम उस महान नैतिक संरचना में भाग ले रहे होते हैं जो समाज को जीवित रखती है, जिसे मैं कहता हूं समाज का नैतिक ताना बाना, मॉरल फैब्रिक। पारंपरिक समाजों में सामूहिक चेतना होती है, मजबूत, गहराई से जमी हुई और अत्यंत समान धर्मी। लोग एक ही धर्म, एक ही संस्कृति और एक ही दृष्टिकोण साझा करते हैं। यही साझा नैतिक संहिता, मॉरल कोड, यांत्रिक एकजुटता, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी को जन्म देती है। एकता जो समानता पर आधारित होती है। आधुनिक समाजों में सामूहिक चेतना, लेकिन आधुनिक समाज जहां विविधता, व्यावसायिक विशिष्टीकरण और स्वतंत्रता बढ़ती है, वहां सामूहिक चेतना अब अधिक अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, कम एकसमान और अधिक सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होती है, जो हमें अंतर में भी सहअस्तित्व की अनुमति देती है। अब यह चेतना कहती है, हमें जरूरी नहीं कि हम सब एक जैसे हों, पर हमें एक दूसरे के अस्तित्व और सम्मान में विश्वास रखना चाहिए। जब सामूहिक चेतना कमजोर होती है, मैंने यह भी गहराई से महसूस किया कि किसी भी समाज की स्वस्थता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी सामूहिक चेतना कितनी मजबूत और स्पष्ट है। जब यह चेतना कमजोर हो जाती है, जब लोग अब साझा मूल्यों से जुड़ाव महसूस नहीं करते, तो समाज में अराजकता, अपराध, विलगाव और नैतिक भ्रम पनपने लगते हैं। शिक्षा, नैतिक प्रशिक्षण का माध्यम पर सामूहिक चेतना स्थिर नहीं है, यह विकसित होती है। इसे हम मजबूत कर सकते हैं शिक्षा के जरिए, सामूहिक उत्सवों और प्रतीकों के जरिए, राष्ट्रीय प्रतीकों और कानूनों के माध्यम से। इसीलिए मैंने शिक्षा को केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं माना, बल्कि इसे देखा एक नैतिक प्रशिक्षण के रूप में। ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह समूह के भीतर सामंजस्यपूर्वक जी सके। समाज की आत्मा को समझना, जब मैंने सामूहिक चेतना का अध्ययन किया, तो मेरा उद्देश्य समाज को आदर्श रूप में चित्रित करना नहीं था, बल्कि उसके नैतिक इंजन को समझना था। क्योंकि बिना सामूहिक चेतना के हम सिर्फ अलग-थलग, लक्ष्यहीन इकाइयां बन जाते हैं। पर जब हम इस चेतना से जुड़ते हैं, हम बनते हैं एक समाज नहीं, बल्कि एक जनता। सामाजिक संस्थाओं में से जिसने मुझे सबसे अधिक आकर्षित किया वह थी धर्म। लेकिन मेरा आकर्षण
धार्मिक विश्वासों या ईश्वर की अवधारणाओं के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था कि धर्म मुझे समाज के मूल स्वरूप को समझने का एक दर्पण प्रतीत हुआ। अपनी कृति धार्मिक जीवन के आदिम रूप, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, 1912 में मैंने धर्म के सबसे प्रारंभिक और मौलिक रूपों की ओर रुख किया, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी जातियों में प्रचलित टोटेमवाद, टोटेमिज्म का अध्ययन किया। मेरी खोज का सार यह था, धर्म किसी दैवीय प्रकाश या ईश्वरीय हस्तक्षेप से नहीं जन्मता, बल्कि वह समाज से ही उत्पन्न होता है। धर्म अपने मूल में एक समुदाय के सामूहिक जीवन, कलेक्टिव लाइफ का प्रतीकात्मक प्रतिबिंब है। जब हम पूजा करते हैं तो हम समाज की पुष्टि करते हैं। जब लोग एकत्र होकर संस्कार करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं या पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, तो वे केवल किसी देवता से संवाद नहीं करते, वे एक दूसरे से अपने संबंध की पुष्टि कर रहे होते हैं। उन पलों में वे स्वयं को किसी बड़ी शक्ति, किसी उच्चतर सत्ता का हिस्सा अनुभव करते हैं, और वह सत्ता कोई अन्य नहीं बल्कि समाज स्वयं होता है। टोटेम, देवता या पवित्र वस्तु, ये सभी समूह के प्रतीक हैं जिन्हें सामूहिक आस्था से शक्ति प्राप्त होती है। धर्म अंततः समाज द्वारा स्वयं की पूजा है। पवित्र, सेक्रेड और सांसारिक, प्रोफेन का अंतर मैंने धर्म की शक्ति को समझने के लिए एक मूलभूत भेद बताया। पवित्र, सेक्रेड और सांसारिक, प्रोफेन। पवित्र वे वस्तुएं हैं जिन्हें समाज अलग करता है, श्रद्धा, आश्चर्य और सम्मान की दृष्टि से देखता है, जो दैनिक जीवन के लिए वर्जित होती है। सांसारिक वे सामान्य वस्तुएं हैं जो हमारी दैनिक गतिविधियों, भोजन, काम और भौतिक आवश्यकताओं से जुड़ी होती हैं। यह विभाजन प्राकृतिक नहीं बल्कि समाज द्वारा रेखांकित किया गया होता है। यही अंतर धर्म को वह नैतिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करता है जिसके जरिए वह समाज को जोड़ने और दिशा देने का कार्य करता है। धर्म एक सामाजिक कार्य। मेरे लिए धर्म कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि वह एक कार्यात्मक, फंक्शनल संस्था थी जो समाज में 3 मुख्य भूमिकाएं निभाती है। समूह एकता को मजबूत करना, सोशल सॉलिडेरिटी, नैतिक मानदंडों को सुदृढ़ करना, मॉरल रेगुलेशन, अर्थ और पहचान प्रदान करना, मीनिंग एंड बिलोंगिंग। यह कार्य केवल धार्मिक समाजों तक सीमित नहीं है। धर्मनिरपेक्ष समाजों में भी यह कार्य नए रूपों में जीवित रहता है। राष्ट्रवाद, नागरिक धर्म, सामूहिक शोक या उत्सव या राष्ट्रगान गाना, ध्वज को प्रणाम करना, ये सभी साझा प्रतीकों और समूह अनुष्ठानों के रूप हैं जो हमें एक सामूहिक पहचान से जोड़ते हैं। धर्म समाज की आत्मा की अभिव्यक्ति। मैं स्वयं निजी आस्था से दूर चला गया था, लेकिन मैंने धर्म को देखा एक गहन सामाजिक अभिव्यक्ति के रूप में, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा समाज नैतिकता की रचना करता है, भावनात्मक संबंधों को गहराई देता है और व्यक्तियों को एक साझा नैतिक समुदाय में रूपांतरित करता है। धर्म केवल देवताओं में विश्वास नहीं है, यह वह शक्ति है जो व्यक्तियों को जोड़कर एक नैतिक समाज में बदल देती है। मेरे समस्त कार्यों में मैं बार बार एक केंद्रीय सत्य पर लौटता रहा। समाज केवल व्यक्तियों का संग्रह नहीं है, उसकी अपनी आत्मा होती है। मैंने इसे कहा सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियंस, एक समाज के सभी सदस्यों द्वारा साझा किए गए विश्वासों, नैतिक मूल्यों और सामाजिक आदर्शों का संपूर्ण समुच्चय। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। न केवल यह निर्धारित करती है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं, बल्कि यह भी कि हम कैसे सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। जब हम एक होते हैं, हम कुछ और होते हैं। जब हम किसी रिवाज, कानून या सामूहिक परंपरा में भाग लेते हैं, तो हम केवल व्यक्तिगत रूप से क्रियाशील नहीं होते, बल्कि हम उस महान नैतिक संरचना में भाग ले रहे होते हैं जो समाज को जीवित रखती है, जिसे मैं कहता हूं समाज का नैतिक ताना बाना, मॉरल फैब्रिक। पारंपरिक समाजों में सामूहिक चेतना होती है, मजबूत, गहराई से जमी हुई और अत्यंत समान धर्मी। लोग एक ही धर्म, एक ही संस्कृति और एक ही दृष्टिकोण साझा करते हैं। यही साझा नैतिक संहिता, मॉरल कोड, यांत्रिक एकजुटता, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी को जन्म देती है। एकता
जो समानता पर आधारित होती है। आधुनिक समाजों में सामूहिक चेतना, लेकिन आधुनिक समाज जहां विविधता, व्यावसायिक विशिष्टीकरण और स्वतंत्रता बढ़ती है, वहां सामूहिक चेतना अब अधिक अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, कम एकसमान और अधिक सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होती है, जो हमें अंतर में भी सहअस्तित्व की अनुमति देती है। अब यह चेतना कहती है, हमें जरूरी नहीं कि हम सब एक जैसे हों, पर हमें एक दूसरे के अस्तित्व और सम्मान में विश्वास रखना चाहिए। जब सामूहिक चेतना कमजोर होती है, मैंने यह भी गहराई से महसूस किया कि किसी भी समाज की स्वस्थता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी सामूहिक चेतना कितनी मजबूत और स्पष्ट है। जब यह चेतना कमजोर हो जाती है, जब लोग अब साझा मूल्यों से जुड़ाव महसूस नहीं करते, तो समाज में अराजकता, अपराध, विलगाव और नैतिक भ्रम पनपने लगते हैं। शिक्षा, नैतिक प्रशिक्षण का माध्यम पर सामूहिक चेतना स्थिर नहीं है, यह विकसित होती है। इसे हम मजबूत कर सकते हैं शिक्षा के जरिए, सामूहिक उत्सवों और प्रतीकों के जरिए, राष्ट्रीय प्रतीकों और कानूनों के माध्यम से। इसीलिए मैंने शिक्षा को केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं माना, बल्कि इसे देखा एक नैतिक प्रशिक्षण के रूप में। ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह समूह के भीतर सामंजस्यपूर्वक जी सके। समाज की आत्मा को समझना, जब मैंने सामूहिक चेतना का अध्ययन किया, तो मेरा उद्देश्य समाज को आदर्श रूप में चित्रित करना नहीं था, बल्कि उसके नैतिक इंजन को समझना था। क्योंकि बिना सामूहिक चेतना के हम सिर्फ अलग-थलग, लक्ष्यहीन इकाइयां बन जाते हैं। पर जब हम इस चेतना से जुड़ते हैं, हम बनते हैं एक समाज नहीं, बल्कि एक जनता। सामाजिक संस्थाओं में से जिसने मुझे सबसे अधिक आकर्षित किया, वह थी धर्म। लेकिन मेरा आकर्षण धार्मिक विश्वासों या ईश्वर की अवधारणाओं के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था कि धर्म मुझे समाज के मूल स्वरूप को समझने का एक दर्पण प्रतीत हुआ। अपनी कृति धार्मिक जीवन के आदिम रूप, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, 1912 में मैंने धर्म के सबसे प्रारंभिक और मौलिक रूपों की ओर रुख किया। विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी जातियों में प्रचलित टोटेमवाद, टोटेमिज्म का अध्ययन किया। मेरी खोज का सार यह था, धर्म किसी दैवीय प्रकाश या ईश्वरीय हस्तक्षेप से नहीं जन्मता, बल्कि वह समाज से ही उत्पन्न होता है। धर्म अपने मूल में एक समुदाय के सामूहिक जीवन, कलेक्टिव लाइफ का प्रतीकात्मक प्रतिबिंब है। जब हम पूजा करते हैं, तो हम समाज की पुष्टि करते हैं। जब लोग एकत्र होकर संस्कार करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं या पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, तो वे केवल किसी देवता से संवाद नहीं करते, वे एक दूसरे से अपने संबंध की पुष्टि कर रहे होते हैं। उन पलों में वे स्वयं को किसी बड़ी शक्ति, किसी उच्चतर सत्ता का हिस्सा अनुभव करते हैं, और वह सत्ता कोई अन्य नहीं, बल्कि समाज स्वयं होता है। टोटेम, देवता या पवित्र वस्तु, ये सभी समूह के प्रतीक हैं जिन्हें सामूहिक आस्था से शक्ति प्राप्त होती है। धर्म अंततः समाज द्वारा स्वयं की पूजा है। पवित्र, सेक्रेड और सांसारिक, प्रोफेन का अंतर मैंने धर्म की शक्ति को समझने के लिए एक मूलभूत भेद बताया। पवित्र, सेक्रेड और सांसारिक, प्रोफेन। पवित्र वे वस्तुएं हैं जिन्हें समाज अलग करता है, श्रद्धा, आश्चर्य और सम्मान की दृष्टि से देखता है, जो दैनिक जीवन के लिए वर्जित होती है। सांसारिक वे सामान्य वस्तुएं हैं जो हमारी दैनिक गतिविधियों, भोजन, काम और भौतिक आवश्यकताओं से जुड़ी होती हैं। यह विभाजन प्राकृतिक नहीं, बल्कि समाज द्वारा रेखांकित किया गया होता है। यही अंतर्धर्म को वह नैतिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करता है जिसके जरिए वह समाज को जोड़ने और दिशा देने का कार्य करता है। धर्म एक सामाजिक कार्य। मेरे लिए धर्म कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि वह एक कार्यात्मक, फंक्शनल संस्था थी जो समाज में 3 मुख्य भूमिकाएं निभाती है। समूह एकता को मजबूत करना, सोशल सॉलिडेरिटी, नैतिक मानदंडों को सुदृढ़ करना, मॉरल रेगुलेशन, अर्थ और पहचान प्रदान करना, मीनिंग एंड बिलोंगिंग। यह कार्य केवल धार्मिक समाजों तक सीमित नहीं है। धर्मनिरपेक्ष समाजों में भी यह कार्य नए रूपों में जीवित रहता है। राष्ट्रवाद, नागरिक धर्म, सामूहिक शोक या उत्सव
या राष्ट्रगान गाना, ध्वज को प्रणाम करना, ये सभी साझा प्रतीकों और समूह अनुष्ठानों के रूप हैं जो हमें एक सामूहिक पहचान से जोड़ते हैं। धर्म, समाज की आत्मा की अभिव्यक्ति। मैं स्वयं निजी आस्था से दूर चला गया था, लेकिन मैंने धर्म को देखा एक गहन सामाजिक अभिव्यक्ति के रूप में, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा समाज नैतिकता की रचना करता है, भावनात्मक संबंधों को गहराई देता है और व्यक्तियों को एक साझा नैतिक समुदाय में रूपांतरित करता है। धर्म केवल देवताओं में विश्वास नहीं है, यह वह शक्ति है जो व्यक्तियों को जोड़कर एक नैतिक समाज में बदल देती है। मेरे लिए शिक्षा मात्र बौद्धिक ज्ञान का हस्तांतरण अथवा तकनीकी दक्षताओं का शिक्षण नहीं रही है। शिक्षा मूल रूप से एक नैतिक संस्था है। प्रत्येक समाज में शिक्षा का एक नैसर्गिक सामाजिक उद्देश्य होता है। वह है व्यक्ति को इस प्रकार संस्कारित करना कि वह सामाजिक समुदाय का कर्तव्यनिष्ठ अंग बन सके। अन्य किसी संस्था की अपेक्षा विद्यालय वह स्थल है जहां समाज अपनी सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्यबोध तथा सामूहिक विश्वासों को अगली पीढ़ी के मानस में संप्रेषित करता है। सीधे शब्दों में, शिक्षा वह सामाजिक उपकरण है जिसके माध्यम से सामूहिक चेतना का अंतरण पीढ़ियों में संपन्न होता है। धर्म की सीमाओं के परे नैतिक अनुशासन की आवश्यकता। मैं इस तथ्य से पूर्णतः आश्वस्त था कि आधुनिक धर्मनिरपेक्ष समाजों में नैतिक आचरण के निर्धारण हेतु अब मात्र धार्मिक संस्थानों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं रह गया है, परंतु नैतिक अनुशासन तथा सामूहिक रूप से स्वीकृत आचार संहिताओं की आवश्यकता यथावत बनी रहती है। इसी बिंदु पर शिक्षा को सक्रिय हस्तक्षेप करना होता है, मस्तिष्क प्रक्षालन, इंडोक्ट्रिनेशन हेतु नहीं, अपितु उत्तरदायित्व, अनुशासन, सहकारिता तथा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान भाव का सृजन करने हेतु। यह गुण मानव स्वभाव में जन्मजात नहीं होते, अपितु यह प्रशिक्षण, अनुशीलन एवं अभ्यास द्वारा आत्मसात कराए जाते हैं, और यह अनुशासन भी किसी कठोर प्राधिकार द्वारा नहीं, बल्कि शिष्य के भीतर सामाजिक जीवन की गरिमा को बोधगम्य बनाकर विकसित किया जाना चाहिए। शिक्षक केवल बौद्धिक संरक्षक नहीं, अपितु नैतिक संरचना के निर्माता। मेरे मतानुसार शिक्षक मात्र विषय वस्तु का संप्रेषक नहीं, बल्कि एक नैतिक संरचनाकार होता है। वह केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का परिष्कार नहीं करता, वरन वह उनकी अंतरात्मा, उनके विवेक तथा नैतिक संज्ञान का गठन करता है। एक आदर्श कक्षा वह होती है जहां सामाजिक नियमों का सम्मान, न्याय संगत व्यवहार तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की अनुभूति विद्यार्थी के मानस में विकसित होती है। शिक्षा समाज की अंतर्वस्तु का दर्पण। मैंने यह प्रतिपादित किया कि शिक्षा किसी भी समाज की संरचनात्मक प्रकृति का परावर्तन करती है। परंपरावादी समाजों में यह अनुरूपता तथा सामूहिक विश्वास पर बल देती है, जबकि आधुनिक समाजों में यह स्वातंत्र्य बोध तथा विविधता को स्वीकृति देती है, किंतु यह विविधता पारस्परिक सम्मान तथा नैतिक उत्तरदायित्व से संतुलित होनी चाहिए। दोनों ही परिस्थितियों में शिक्षा का परम लक्ष्य एक ही है, ऐसे नैतिक व्यक्ति का निर्माण जो समाज की सामूहिक प्रगति में सक्रिय सहभागिता निभा सके। शिक्षा समाज द्वारा भविष्य की संरचना का उपकरण। मैंने शिक्षा को केवल धर्म अथवा पारिवारिक अनुशासन से परे ले जाकर देखा, एक सुनियोजित सामाजिक प्रयत्न के रूप में, जिसके माध्यम से समाज अपने भावी नागरिकों को संविधानात्मक रूप में गढ़ता है। यदि यह प्रयत्न उपेक्षित होता है तो हम ऐसे व्यक्तियों को जन्म देते हैं जो बौद्धिक रूप से सजग तो होते हैं, किंतु सामाजिक दृष्टि से दिशाहीन, नैतिक अधिरचना से रहित। दिशाहीन आत्माएं जिनके पास कोई सामाजिक कंपास नहीं होता। और इसलिए मैं उद्घोष करता हूं, यदि हम अपने समाज के भविष्य को लेकर सजग हैं तो हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी संतानों को किस प्रकार शिक्षित कर रहे हैं, केवल सूचना नहीं बल्कि मूल्य, नैतिकता और सामाजिक चेतना में। मेरी प्रमुख कृतियां माय मेजर पब्लिकेशंस। प्रथम, समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1892। यह मेरी पहली महत्वपूर्ण रचना थी जिसमें मैंने सामाजिक एकजुटता, सोशल सॉलिडेरिटी की अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। मैंने प्रतिपादित किया कि जैसे जैसे समाज विकसित होते हैं,
वे यांत्रिक एकजुटता, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, जो समानता पर आधारित होती है, से जैविक एकजुटता, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की ओर बढ़ते हैं, जो श्रम विभाजन और पारस्परिक निर्भरता पर आधारित होती है। मेरा उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि आधुनिक जीवन की जटिलता समाज को कमजोर नहीं बनाती, वह केवल लोगों को जोड़ने का ढंग बदल देती है। द्वितीय, समाजशास्त्रीय विधि के नियम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, 1875। इस ग्रंथ में मैंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। मैंने सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट्स की अवधारणा प्रस्तुत की और यह आग्रह किया कि समाजशास्त्रियों को इन तथ्यों का अध्ययन उसी वस्तुनिष्ठता के साथ करना चाहिए जैसे हम प्राकृतिक विज्ञानों में करते हैं। यह रचना मेरा उत्तर थी उन विचारकों को जो मानते थे कि समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र या मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में ही सीमित रखा जाना चाहिए, लेकिन मैं चाहता था कि यह एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित हो, अपने स्वतंत्र विषय वस्तु और अनुभवजन्य पद्धतियों के साथ। तृतीय, आत्महत्या, सुइसाइड, 1877। यह ग्रंथ केवल मेरे लिए नहीं बल्कि समूचे समाजशास्त्रीय अनुशासन के लिए एक युगांतकारी क्षण था। प्रथम बार मैंने एक अत्यंत व्यक्तिगत और पीड़ादायक कृत्य, आत्महत्या, पर समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग किया। मैंने यह सिद्ध किया कि आत्महत्या के भी सामाजिक कारण होते हैं और इसे समाज में एकीकरण, इंटीग्रेशन व नियमन, रेगुलेशन के स्तर के अनुसार 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अहमवादी आत्महत्या, ईगोइस्टिक, परोपकारी आत्महत्या, एल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक आत्महत्या, अनोमिक, घातक आत्महत्या, फेटलिस्टिक। यह एक साहसिक प्रतिपादन था जिसने सिद्ध किया कि समाजशास्त्र में इतनी शक्ति है कि वह सबसे व्यक्तिगत व्यवहारों को भी व्यवस्थित रूप से समझा सकता है। चतुर्थ, धार्मिक जीवन के आदिम रूप, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, 1912। इसे मैं अपनी सबसे परिपक्व कृति मानता हूं। यह ग्रंथ धर्मशास्त्रीय विवादों के लिए नहीं बल्कि यह समझने के लिए लिखा गया था कि धर्म सभी समाजों में क्यों और कैसे अस्तित्व में आता है। मैंने ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी समाजों में प्रचलित टोटेमवाद, टोटेमिज्म का अध्ययन कर धर्म के सामाजिक मूल को उद्घाटित किया। मैंने निष्कर्ष निकाला कि धर्म वास्तव में समाज द्वारा स्वयं की पूजा है। अनुष्ठान और विश्वासों के माध्यम से व्यक्ति साझा अर्थ और नैतिक बंधनों का निर्माण करते हैं जो उन्हें एक दूसरे से मजबूती से जोड़ते हैं। पंचम, शिक्षा और समाजशास्त्र, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, 1922, मरणोपरांत प्रकाशित। हालांकि मैंने इस रचना को स्वयं प्रकाशित नहीं किया, परंतु मेरी शिक्षा विषयक व्याख्यानों को एकत्र कर मेरे निधन के उपरांत प्रकाशित किया गया। इस कृति में मैंने शिक्षा को एक नैतिक उपकरण बताया जिसके माध्यम से समाज अपनी मूल्य प्रणाली को नई पीढ़ी में प्रवाहित करता है। यह केवल ज्ञान का संप्रेषण नहीं है बल्कि उत्तरदायी नागरिकों के निर्माण की प्रक्रिया है। षष्ठम, नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन, 1925, मरणोपरांत प्रकाशित। यह व्याख्यान श्रृंखला शिक्षा की नैतिक भूमिका पर केंद्रित है। मैंने बल दिया कि विद्यालयों को केवल सूचना केंद्र नहीं बल्कि वे स्थान होना चाहिए जहां अनुशासन, सामूहिकता की अनुभूति तथा स्वायत्तता का संवर्धन नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया में समाहित हो। सप्तम, समाजशास्त्र और दर्शन, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, 1924, मरणोपरांत प्रकाशित। यह रचना मेरे निबंधों और गहन चिंतन का संग्रह है जो समाजशास्त्र और दर्शन के मध्य सीमाओं तथा अंतर संबंधों की खोज करता है। यद्यपि मैंने दर्शन शास्त्र का गहन सम्मान किया, पर मैं इस विश्वास पर अडिग रहा कि समाजशास्त्र को अपनी स्वतंत्र पद्धतियां और विषय वस्तु चाहिए जो अनुभवजन्य आधार पर आधारित हो। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं था। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रकाश नहीं, प्रश्न लेकर आया था। मुझे उत्तरों से अधिक सवालों पर विश्वास था। पर यदि मेरी आवाज अब भी कहीं गूंजती है तो वह आपको यह स्मरण कराए, हम अलग थलग प्राणी नहीं हैं। हम उस विशाल सामाजिक ताने बाने के रेशे हैं जिसकी बुनावट से जीवन अस्तित्व में आता है। यदि आप वास्तव में स्वयं को समझना चाहते हैं तो पहले उस समाज को समझिए
जो आपको गढ़ता है, आकार देता है और अंततः आपको समाज का ही प्रतिबिंब बना देता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की सूचनाओं के लिए बेल आइकन दबाइए। टोडा वेयोम टोवी।